धर्मांतरण कांड की अगर आप बात करें तो उमर की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। उमर की गिरफ्तारी के बाद फतेहपुर में काफी हलचल देखी जा रही है। फतेहपुर में उमर के गांव टीम पहुंची है पुलिस की, जहां उमर के परिजनों से पूछताछ जारी है। हर एंगल से जांच करेगी पुलिस, ये बात निकल के सामने आ रही है। तो धर्मांतरण के इस मुद्दे को हम देख सकते हैं कि ये बड़ा मुद्दा है। अब धीरे धीरे शिकंजा कसने का क्रम शुरू हो गया है। उमर के परिजनों से पूछताछ जारी है। गांव पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और हर एक एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। आपको बताएं कि एक बड़ा खुलासा एटीएस की तरफ से हुआ धर्मांतरण को लेकर, जहां लगभग 1000 ऐसे लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया गया। 78-79 से यहाँ चले गए, यहाँ पढ़ता रहे और पढ़े के बाद फिर चले गए हुआ नैनीताल पंतनगर, तो कौनो एग्रीकल्चर कॉलेज रहा, वहीं पढ़ता रहे। वहीं से अपन इनके जंग भी लगाओ हो गया, तो फिर वहीं से इनके ये सब धर्म परिवर्तन हो गया। कभी ये गांव आए हैं इधर? नहीं, आवे थे कतो, जैसे साल 2 साल में फतेहपुर आए तो कहो 10 मिनट कहूँ गांव में सबसे मिले चले आऊँ, तो वापस हो जाए। अभी कब से गांव नहीं आए? अबे तो सालन हो गए। वहीं इस धर्म परिवर्तन के मामले में जांच में यह पाया गया है कि नोएडा सेक्टर 117 में नोएडा डेफ सोसाइटी के एक केंद्र में कुछ लोगों की ओर से यह काम किया जा रहा था। यह कहना है नोएडा के एडीसीपी रणविजय सिंह का, और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। एटीएस लखनऊ के द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा रहे थे और काफ़ी लंबे समय से इनका कार्य इधर एनसीआर के क्षेत्रों में, बाकी पूरे इंडिया लेवल पे चल रहा था। इसमें इन्वेस्टिगेशन एटीएस के द्वारा की जा रही है। उसमें ये इस इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया था कि नोएडा में सेक्टर 117 में नोएडा डीप सोसाइटी का एक सेंटर है, वहाँ पर भी कुछ लोग इस पूरे कार्य को कर रहे थे। यहाँ भी कुछ लोग इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने आए बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको भी टारगेट किया गया, उनका भी धर्म परिवर्तन कराया गया। और उधर बरेली में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। यहाँ पीलीभीत के युवक ने पहचान छिपाकर पहले युवती से दोस्ती की, फिर दुष्कर्म और बाद में जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया। इसके बाद आरोपी युवक ने युवती को कुछ दिनों के बाद मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद इज्जत नगर थाने में युवक समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। खबरों के मुताबिक युवक ने फेसबुक पर अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती, शादी का झांसा, दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का काम किया था। थाना इज्जत नगर का एक मामला संज्ञान में आया, जिसमें एक महिला के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगाया गया कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया, साथ ही साथ मारपीट, गाली गलौज किया और उसको जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया और दहेज की मांग भी की। तो पुलिस के द्वारा इसमें संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और क्षेत्राधिकारी द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और निष्पक्ष होकर साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन गिरोह के आरोपियों पर सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो योगी जी की सरकार है, इस पे पूरी नज़र रखी हुई है और क्योंकि धर्म परिवर्तन की घटनाएं जो होती हैं वो संविधान के खिलाफ हैं और कानून के खिलाफ हैं, तो इसलिए इस पर नज़र रखी गई है और हम लोग के एटीएस ने उसमें कार्रवाई करी है और जो गिरोह है उसको पकड़ा भी गया है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अब विषय जो एक सामने आता है उसको देखना है, उसकी और जांच के साथ देखना है कि किस प्रकार से फंडिंग हो रही है, मगर ये जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है, मगर इन पे नज़र है और उन पे कानूनी कार्रवाई पूरी होगी। वहीं साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी बड़े पैमाने पर सनातनियों के धर्म परिवर्तन पर गहरी नाराजगी जताई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया है कि कुछ कट्टर मुसलमान, मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी इस देश में इस्लामीकरण करने में जुटे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गाजियाबाद में आज लगभग 1000
हिंदू सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्तियों का कुछ मुसलमान के लोगों ने उन्हें लालच दे करके, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराया। कुछ कट्टरवादी मुसलमान, उनके धर्मगुरु मौलवी भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। यह कभी उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। वहीं डासना देवी मंदिर मामले में सलीमुद्दीन नाम के एक शख्स की जेल से रिहाई हो गई है और ये पिछले 10 दिनों से जेल में बंद था। जेल से रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि इनका धर्मांतरण मामले से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि विपुल विजय वर्गीय धर्म प्रचारक बन गया था। तो सलीमुद्दीन का कहना है कि धर्मांतरण मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये डासना देवी मंदिर का मामला है और रिहाई सलीमुद्दीन की हो गई। और उसके बाद कहा कि मेरा धर्मांतरण मामले से कोई लेना देना नहीं। मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। एक विजय विपुल वर्गीय है, हमारा स्टूडेंट रहा है। वो अपनी मार्कशीट लेने के लिए हमारे पास आया था। जी जी। और वो धर्म प्रचारक है। तो उसने जो है यहाँ पर मेरे से स्वामी यति नरसिंह साहब से मुलाकात की बात की थी। मैंने उसको रोका था कि वहाँ मत जाइए, ऐसे जरा हालात हैं। तो उसने कहा कि इस तरह के हालात में तो हमें बातचीत के जरिए से जो गलतफहमियाँ उसको जो है दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल मैंने उसको मना किया, लेकिन फिर भी वो चला गया। बहरहाल नहीं जाना चाहिए था उसको ऐसे जहाँ पर इस तरह की माहौल है। तो उसी शक में मुझे यहाँ पर लाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। सीएम योगी और गोरखपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बन गए हैं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में इसी सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। बलिया में यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आगे होने वाले विधानसभा चुनावों में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यूपी की जनता अखिलेश जी को भारी मतों से मुख्यमंत्री बनाएंगे। सोनभद्र में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह दिखा। यहां वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पिछले दिनों की अपेक्षा सोमवार को ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगभग 1 मीटर बढ़कर काफी ऊपर आ गया है और अगर हम गंगा का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता हुआ देखने को मिला अगर आने वाले दिन में, तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। बस्ती में लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही है। फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा है, लिहाजा किसान औने पौने दामों पर सब्जियां बेचने को मजबूर हैं। आजमगढ़ में पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मिर्जापुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। खुद भी मौत को गले लगा लिया। फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। जौनपुर में बस की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं 2 लोग इस हादसे में घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। सिद्धार्थनगर में पैदा किया जाने वाला काला नमक चावल अब देश और विदेश के लोग ऑनलाइन ही खरीद सकेंगे। सरकार के प्रयासों से मुमकिन होने जा रहा है। ऑनलाइन खरीद का शुभारंभ भी हो गया है। तो ये थी पूर्वांचल की खबरें। राजीव, अब रुक करते हैं फिर से खबरों का। यूपी के 16 जिलों की बात कर ले रहे हैं जहां बाढ़ के खतरे का अलर्ट है। पूर्वांचल के जिलों में बाढ़ का खतरा ज्यादा है, लिहाजा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर कर दिया गया है पूरे तंत्र को। बलरामपुर, महाराजगंज, देवरिया में भी बाढ़ का खतरा है। इसलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की 42 टीमें तैनात की गई हैं कि कभी भी किसी वक्त तैयार रहना होगा। 58 मेडिकल टीमें भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाई गई हैं ताकि वक्त पर मुस्तैद रहे सारी व्यवस्थाएं। लेकिन लगातार बारिश के बाद जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा है और नेपाल से भी पानी छोड़ा जाता है और कुल मिला के बाढ़ का खतरा
मंडरा रहा है 16 जिलों पर। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। नीतीश, हालात क्या वहां पर है, प्रशासनिक इंतजाम क्या है, आप बताएं। राजीव, हालात की बात करें तो दहशत भरा माहौल है और आपको बता दें कि प्रशासनिक इंतजाम अब इस बार चुस्त दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों में, पिछले सालों में बाढ़ की विभीषिका झेली गई है, अगर जो जमीन पे स्थिति थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां भी दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार बाढ़ से पहले पूरी तरह से, जिस तरह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसके साथ पीएससी बल की टीमों को तैनात कर दिया गया है, मेडिकल की टीमों को अलर्ट पर कर दिया गया है और इसके साथ ही साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि जहां भी बाढ़ से प्रभावित लोग हों वहां उनके घर तक नाव पहुंचेगी। इमरजेंसी के नंबर जारी कर दिए गए हैं और जो लोग भी गांव से और इसके साथ ही बाढ़ में जो प्रभावित क्षेत्रों से जो लोग फंसे हुए बाहर निकाले जाएंगे उनके रहने की भी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि जब व्यवस्थाएं की जाती हैं तो दावे तमाम बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब जमीन पर हकीकत के रूप में जो चीज़ सामने आती है वो कहीं ना कहीं कमियों भरी होती है। तो इस बार ये देखना होगा कि कहीं कमियां तो सामने नहीं आ रही हैं। और इसके साथ ही बात करें तो गोरखपुर, बहराइच, गोंडा और इसके साथ ही बलिया, मऊ, इन सारे जिलों, कुल 16 जिलों पर बाढ़ का पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है और बनारस में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब बारिश और भी आगे आने वाली है और गंगा और सहायक नदियों में उफान और भी आने वाला है। राजीव जी नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया कि हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं और प्रशासन के इंतजाम क्या है। वो यहाँ आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में बाढ़ का दर्द झेल रहे ग्रामीणों को सुध देने के लिए परिवहन मंत्री अशोक कटारिया पहुंचे और उन्होंने लाव लश्कर के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। यहाँ पर मंत्री अशोक कटारिया ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी जो भी फसल बाढ़ की वजह से चौपट हुई है उस फसल के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। ये पहाड़ों पर लगातार जो भीषण बरसात हो रही है उसका दुष्परिणाम है। तो मुझे पता लगा कि जिलाधिकारी वगैरह सब लोग इस इलाके में आए थे। आज मैं स्वयं भी आया हूँ इस इलाके में देखने और स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि गांव से लगी हुई गंगा इस तरह उफान पर बह रही है, तो ये निश्चित चिंताजनक है। इसको मैं ऊपर अवगत कराऊंगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाए कि सीएम आवास पर कोर ग्रुप की बैठक है। तकरीबन 3.5 घंटे तक कोर ग्रुप की ये बैठक चली है। बैठक में डीएल संतोष, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और रोड मैप पर चर्चा हुई। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर भी मीटिंग हुई और चर्चा हुई। तो ये क्रम जारी है लगातार। आपको बताएं, डीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर हैं और बैठकों का क्रम कुछ इस तरीके से रहा। प्रदेश मंत्री संजय राय का कहना है कि जल्द ही बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। प्रदेश मंत्री संजय राय से बात की हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। वो लिस्ट कब तक आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को बहुत गंभीरतापूर्वक लड़ रही है और वह जो है कि सभी जिलों में उसके लिए जो है टीम बन गई है, लोगों को लगाया गया है और बहुत सारे जिलों में वहाँ जिला प्रभारी या वहाँ के प्रभारी मंत्री लोग जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। आज भी कुछ प्रत्याशी तय हुए हैं जो घोषित हुए हैं जिलों में और बाकी भी 1-2 दिन में जो है कि जो भी जिले बचे हैं उनके प्रत्याशी तय। अखिलेश यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष के बयान पर देखा जा रहा है कि अब सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। सुब्रत पाठक का कहना है कि वोटों की डकैती तो अखिलेश यादव डालते थे। अखिलेश यादव ने कल कहा कि बीजेपी जो है एसपी डीएम के भरोसे ही चुनाव जीतना चाह रही है। अखिलेश यादव की हकीकत हमसे ज़्यादा कौन जानता है। जो लोकसभा को डीएम एसपी के ऊपर जीत जाता हो जो व्यक्ति, जिनके रहते हुए क्या नहीं हुआ। अभी एक पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव जी का वीडियो वायरल हुआ है, तो किस तरीके से इन लोगों ने क्या क्या किया अखिलेश जी के स्वयं खड़े होकर भी। तो अखिलेश जी अगर इस प्रकार की सीख ना दें तो अच्छा है। मैंने वही कहना चाहिए नहीं कि वही सबसे बड़े डकैत लोकतंत्र के और वही लोकतंत्र के ऊपर आज इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं।
इधर अयोध्या जमीन खरीद मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर उठे सवालों के बीच में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अहम बयान दिया। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ट्रस्ट को बिचौलियों से जमीन नहीं लेनी चाहिए थी। राजू दास ने मांग की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच के लिए एक कमेटी गठित करें, क्योंकि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। मैं तो मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिस प्रकार बनारस में एक कमेटी के गठन करके और जमीन जो भी सरकारी व्यवस्था ट्रस्ट जो लेना और खरीद फरोख्त करना चाहती है, वो ट्रस्ट के अंतर्गत जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लेकर कि कल को किसी भी प्रकार से विवाद उत्पन्न होता है तो ये लोग जो विपक्षी है उसके सामने आकर कह सके कि ऐसा नहीं ऐसा। इसी प्रकार यहाँ भी कोई एक कमेटी गठित होनी चाहिए जिससे जो आरोप लग रहे हैं ट्रस्ट पे, ये आरोप दूर हो। अब आपको अवध की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया। राम मंदिर की जमीन खरीद को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर विपक्ष को घेरा। सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी अनीता को डराने धमकाने का आरोप लगा है और इसे लेकर सपा के एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी और एसपी आरपी सिंह से मुलाकात करने भी पहुंचा और उन्हें ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने फन रिपब्लिक मॉल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जरूरी दिशा निर्देश थे। कानपुर के विकास प्राधिकरण में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां। केटीएम में पीएम आवास योजना में सहभागी जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा। बदायूं के शहजाद नगर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका मिला। ग्रामीणों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराजगी है। आरोप है कि यहां पर डॉक्टर कभी कभी ही आते हैं। औरैया में प्रशासन ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की और इस दौरान दुकानदार घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। छापेमारी में प्रशासन की टीम ने आधा दर्जन घरेलू सिलेंडर बरामद किए। कन्नौज के हीरापुरवा गांव में पंचायत निपटारा के लिए ग्राम प्रधान पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिजनों ने 5 लोगों पर हत्या आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज कराया गया। बाराबंकी में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं पुलिस दोनों ही पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है। रायबरेली में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये महिला काफी दिनों से फरार चल रही थी। पुलिस ने इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया था। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क की सड़क पर पानी भर गया है। यहां पर लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है और पानी की वजह है शारदा नदी का जलस्तर बढ़ना और यहां पर होना बारिश। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है बताते हैं। बात उत्तर प्रदेश की तो यूपी में आज क्या खास है। बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी बीजेपी मुख्यालय पर अलग अलग बैठकें होंगी। कई मुद्दों पर दिन भर मंथन होता रहेगा। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी ये बैठकों का दौर। कल भी बीजेपी मुख्यालय पर बैठकें हुई थी। सीएम योगी आज टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। ये सुबह 10:30 बजे टीम 9 की बैठक में कोरोना कर्फ्यू में छूट पर समीक्षा होनी है। वैक्सीनेशन पॉलिसी को भी लेकर चर्चा होगी। वैक्सीनेशन पर नए दिशा निर्देश भी आ सकते हैं। ये अहम है। आज मुख्तार अंसारी की अगर आप बात करें तो मऊ कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक निधि के दुरुपयोग का ये मामला है जिस पर पेशी होगी। फिलहाल बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। कई मुकदमे चल रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश में आज की खबर। और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। क्या रहेगा उत्तराखंड में खास। सीएम तीरथ सिंह रावत आज कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाले हैं। देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये बसें चलाई जानी है। मुख्यमंत्री रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ भी मिलने वाले हैं। आज एक समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करेंगे।